हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में बोरोड फंड्स की कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से हम ट्रेड क्रेडिट, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्यू मोर सोर्सेज लेफ्ट, so let's connect to commerce and let's discuss about some more sources of borrowed funds. सिर्फ दो सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स बचे हैं बच्चों, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इन दोनों को मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। सो लेट्स सी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, इनका ड्यूरेशन कितना होता है, पर्पस क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सबसे पहले देखिए बच्चों, डिपॉजिट्स रेज्ड बाय द फर्म डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। तो जैसे बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, इसी तरह से बिल्कुल पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं कि पब्लिक का कोई भी मेंबर इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग इन द बैंक, वो अपने डिपॉजिट्स किसी भी कंपनी में करवा सकता है, एंड दैट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट्स। उसके बाद देखिए, ड्यूरेशन इज जनरली फॉर 3 years, दैट इज द मीडियम टर्म। ये डिपॉजिट्स जो है ना तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं ना शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ड्यूरेशन इसकी 3 से 5 साल तक रहती है और नॉर्मली 3 साल रहती है, तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है, इट इज नॉर्मली मोर देन द बैंक डिपॉजिट्स। तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है टू द डिपॉजिटर्स बाय द कंपनी, वो ज्यादा मिलता है। जो हाई प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज होती हैं, वो इस तरह के डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करती हैं और वो अपने डिपॉजिटर्स को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती हैं। अगर एज अ मेंबर ऑफ द पब्लिक मैं बैंक में पैसा जमा कराऊंगी, तो मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसके कंपैरिजन में अगर मैं किसी रेप्यूटेड कंपनी में जो कि डिपॉजिट्स रेस कर रही है उसमें पैसा जमा कराऊंगी, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो कि कंपनीज को, डिपॉजिटर्स को फॉलो करनी होती हैं। बस इतना ही हमें याद रखना है, क्या गाइडलाइंस है वो हमें नहीं जाननी है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पब्लिक डिपॉजिट्स को रेगुलेट करता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में बताया गया है, इट इज बेनिफिशियल टू बोथ द फर्म एंड द डिपॉजिटर्स। फर्म के लिए क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि कॉस्ट कम है। अगर किसी भी फर्म को किसी दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा इकट्ठा करना होता है, तो उसमें ज्यादा पैसा लगता है। इवन अगर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लेना हो फर्म को, तो उसमें ज्यादा फॉर्मेलिटीज और ज्यादा पैसा लगता है। पब्लिक डिपॉजिट्स के केस में ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, पैसा भी कम लगता है। सिर्फ एक फॉर्म भरना पड़ता है डिपॉजिटर को, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके पब्लिक डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू कर देती है फर्म टू द डिपॉजिटर। उसमें ड्यूरेशन, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी डेट, सब कुछ मेंशन होता है, और ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी डिपॉजिटर को अपना पैसा वापस मिल जाता है अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो इसीलिए ये फर्म के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, क्योंकि फर्म का खर्चा कम होता है। डिपॉजिटर के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि डिपॉजिटर को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। Number 1, the deposits raised by the firm directly from the public. The duration is 3 to 5 years, but generally it is 3 years. The rate of interest is generally very high as compared to the rate of interest given by the bank. It is beneficial both to the depositor as well as to the company, and it is regulated by RBI. तो इस तरह से आप पॉइंट्स में लिख के पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पब्लिक डिपॉजिट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, ड्यूरेशन कितनी होती है, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो पब्लिक डिपॉजिट्स को रेगुलेट करती है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इनके पॉइंट्स याद कर लेंगे, तो इसमें समझने के लिए कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल बातें हैं भी नहीं। कम टू द नेक्स्ट सोर्स, दैट इज द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, और इंटर का मतलब होता है वन कंपनी टू अनदर कंपनी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे डिपॉजिट्स जो एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है, दे आर कॉल्ड एज द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स में तो पब्लिक से डिपॉजिट्स लिए जाते हैं, लेकिन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में कंपनी दूसरी कंपनी से डिपॉजिट्स लेती है। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स बाय वन कंपनी टू अनदर।
कोई भी एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी से फाइनेंशियल हेल्प मांगती है तो इस तरह की हेल्प को, इस तरह के डिपॉजिट्स को क्या कहा जाता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। दे आर यूज्ड फॉर द शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट एंड द फंड्स इनसफिशिएंसी। अगर कोई शॉर्ट टर्म इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स है, अचानक से किसी भी वजह से किसी एक कंपनी के पास फंड्स कम पड़ गए और इतना टाइम नहीं है कि वो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज जो हैं उसमें जाए या पब्लिक को अट्रैक्ट करें या किसी दूसरे सोर्स से पैसा अरेंज करें, तो उस टाइम में जो उनके लिंक्स होते हैं विद द अदर कंपनीज, उनको इस्तेमाल करके वो दूसरी कंपनी से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। जिस तरह से पब्लिक डिपॉजिट्स रेगुलेटेड बाय आरबीआई हैं, इस तरह से इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उनका मिनिमम पीरियड जो है वो 7 दिन होता है और अप टू 1 ईयर। तो इसका मतलब ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग में आएंगे और ड्यूरेशन की बेसिस पे इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई भी किया जाता है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड कॉल डिपॉजिट्स। 3 मंथ्स डिपॉजिट्स मतलब अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से 3 महीने के लिए कोई पैसा लेती है तो वो 3 मंथ्स डिपॉजिट्स हो गए, 6 महीने के लिए लेती है तो 6 मंथ डिपॉजिट्स हो गए। और अगर वो कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं करती है, वो डिपॉजिट्स बस ले लेती है और जैसे ही दूसरी कंपनी वापस कॉल करेगी उसके बाद उसे देना पड़ता है, लौटाना पड़ता है, तो वो कहलाता है कॉल डिपॉजिट्स। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है जो कि डेफिनेटली उन कंपनीज के पास अवेलेबल होता है जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है, जिनकी दूसरी कंपनीज के साथ अच्छी कनेक्टिविटी होती है और वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं या भरोसा करते हैं। तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स को भी आप इस तरह से पॉइंट्स में याद कर सकते हैं। 4-5 पॉइंट्स हर सोर्स ऑफ फाइनेंस के आप याद कर लेंगे और उसी पे से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी तक बच्चों हमने 6 कैटेगरीज ऑफ बोरोड फंड्स कर लिए हैं। नंबर 1 डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, नंबर 2 लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, नंबर 3 लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नंबर 4 ट्रेड क्रेडिट, नंबर 5 पब्लिक डिपॉजिट्स एंड नंबर 6 इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। और जो ओन फंड्स थे उनके भी हम 3 सोर्सेस कर चुके हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। तो इन टोटल हमने 9 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस करे हैं, यही हमारे सिलेबस में है। हर सोर्स ऑफ फाइनेंस को मैं आपको अच्छे से पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अब एक बार बोरोड फंड्स को समराइज करके देख लेते हैं कि अगर ड्यूरेशन की बेसिस पे हमें जानना हो कि कौन से बोरोड फंड्स किस कैटेगरी में आते हैं, तो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में डिबेंचर्स आते हैं और लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आते हैं। मैंने आपको बताया था कि लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन बैंक ज्यादातर मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस देते हैं, इसीलिए उनको हमने मीडियम टर्म की कैटेगरी में रखा है। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे अगर लोन्स लिए जाएं या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू करके जो पैसा कलेक्ट करती है कंपनी, वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करती है, तो डिबेंचर्स एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ये लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स की कैटेगरी में आते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द डेवलपमेंट बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स तो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिनके मैंने कुछ नाम भी बताए थे आपको, वो डेवलपमेंट बैंक्स भी कहलाए जाते हैं। और अगर मीडियम टर्म की कैटेगरी में बोरोड फंड्स को हम देखें तो उसमें लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, इन दोनों सोर्सेस से मीडियम टर्म के लिए मतलब 1 साल से 5 साल के बीच के लिए अगर फंड्स चाहिए होते हैं तो बोरोड फंड्स की कैटेगरी में 2 सोर्सेज आएंगे, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में ट्रेड क्रेडिट एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ट्रेड क्रेडिट हमने देख लिया था कि वन ट्रेडर जब दूसरे ट्रेडर को लोन देता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्रेडिट परचेजेस एंड सेल्स पे, तो वो कहलाता है ट्रेड क्रेडिट। और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हमने अभी देखा कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, तो वो भी शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आता है। तो 2 सोर्सेज जो है वो बोरोड फंड्स के हर एक ड्यूरेशन में आ गए, 2 आ गए लॉन्ग टर्म में, 2 आ गए मीडियम टर्म में और 2 आ गए शॉर्ट टर्म में। और अगर कभी आपसे पर्पसेस पूछे जाएं तो जो पर्पस होता है, अगर लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो बोरो किए जाते हैं वो नॉर्मली एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन के लिए बोरो किए जाते हैं। जब कंपनी को एक्सपैंड करना होता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करना होता है या मॉडर्नाइज करना होता है अपने आप को,
तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसेस बोरो करती है फ्रॉम द आउटसाइडर्स। अगर कंपनी को अपने असेट्स रिप्लेस करने होते हैं, कोई असेट्स ऑब्सोलीट हो गए, कोई फर्नीचर नया चाहिए, रेनोवेट कर रही है वो, सिर्फ उसको थोड़े से ही फंड्स चाहिए, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं चाहिए, तो वो कमर्शियल बैंक से लोन ले लेती है थोड़े टाइम के लिए, या पब्लिक डिपॉजिट्स रेज कर लेती है। और अगर कंपनी के पास थोड़ी बहुत इन्वेंट्री मैनेजमेंट या कैश मैनेजमेंट में परेशानी आती है, तो वो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म सोर्स में नहीं जाती है, वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज जैसे कि ट्रेड क्रेडिट और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट से अपनी फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी को पूरा कर लेती है। सो विद दिस माय स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने आपको सारे सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स एंड सोर्सेज ऑफ ओन फंड्स, उनके पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगी कि किस तरह से 1 नंबर के क्वेश्चंस या केस स्टडीज या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस इस पे से पूछे जा सकते हैं, और उसी हिसाब से आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे। सो विद दिस द चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज ओवर। अगर आपने इस चैप्टर की पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए, ताकि पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद चैप्टर 8 करने के बाद हम चैप्टर 7 और 8 के कंबाइंड क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज 20 मार्क्स है। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिया, वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस देख लीजिए, वीडियोस देख ली हैं लेकिन दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं किए हैं तो उन्हें शेयर कर लीजिए। तो ये सारे काम आप साथ साथ करके चलिए, और अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 8। So see you next time with the introduction of the new chapter. Till then, goodbye, stay healthy and connected.